हाल ही में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर कनाडा में एक हमला हुआ। हमले की जब खबर सामने आई तो एक खबर और चौंकाने वाली सामने आई कि इसकी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति ने ली उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सबसे जब ज़्यादा चर्चा में तब आया था जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का दिन दहाड़े गोलियों से भून कर उसका मर्डर कर दिया गया था। तब से चर्चा शुरू हुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, गोल्डी बराड़ के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है वो जेल में बंद है, लेकिन लगातार वो अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है। लगातार वो उन लोगों को निशाना बना रहा है जिसके बारे में वो पहले बताता भी है। सलमान खान का आपको पता है, सलमान खान को भी उसने निशाना बनाने की बात कही थी। आपको जानकारी होगी जब सलमान खान को धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, तब से सलमान खान एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमने लगे थे, ऐसी खबरें सामने आई थी। हाल ही का वाकया भी ये संकेत देता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई कपिल शर्मा को क्यों निशाना बना रहा है। ये दूसरी बार है जब उनके कैप्स कैफे पर निशाना बनाया गया, तो इसी पे आज चर्चा करेंगे। इसके लिए हम वरुण से समझेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई, उसकी गैंग और ये निशाना बनाने का तरीका, ये सब कुछ क्या कहानी बयां करता है। शुरुआत करते हैं कपिल शर्मा के हालिया जो निशाना बनाया गया उससे। वरुण बताइए। जी देखिए उदित, कनाडा में कपिल शर्मा ने एक कैफ़े खोला जिसका नाम आपने बताया कैप्स कैफ़े। तो यहाँ ये जैसे ही कैफ़े खुला उसके थोड़े दिन के बाद ही इस कैफ़े मतलब अच्छा कैफ़े है कनाडा में, और वहाँ एक कार आके रुकती है। कार में बैठे हुए कुछ लोग वहाँ पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य ना किसी का मर्डर करना था, ना उनका उद्देश्य वहाँ किसी मतलब व्यक्ति का, कर्मचारी का, मेहमान का जो अंदर खाना खाने गए, किसी को मारना नहीं था। उनका उद्देश्य था भय फैलाना, डर पैदा करना, ये उनका उद्देश्य था। खबर आई, खबर बहुत चर्चा में रही। उसके बाद कपिल शर्मा की तरफ से बयान आए कि भाई हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं वगैरह। जैसे ही बयान आए उसके तुरंत बाद हम ये देखते हैं कि दोबारा इस पैटर्न को रिपीट किया गया, दोबारा उनके कैफ़े पर हमला किया गया। दो चार वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह बताई जा रही है कि सलमान खान से कपिल शर्मा की नज़दीकी है, इस वजह से उनके कैफ़े पर यह हमला किया गया। लेकिन ये बहुत ठीक कारण नहीं लगता है। सलमान की नज़दीकी तो बहुत तमाम लोगों से है, उसके लिए कपिल शर्मा को निशाना बनाना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? तो ये बिल्कुल गले उतरने वाली बात नहीं है। तो 4 जुलाई में, 8 अगस्त में 2 मरतबा कपिल शर्मा के कैफ़े पर हमला हुआ। उसकी जांच चल रही है, अब वो जांच होती रहेगी। एक वीडियो मैसेज जारी किया गया। वीडियो मैसेज जिन लोगों ने जारी किया उनका नाम बताया जा रहा है, एक हैरी बॉक्सर, एक गोल्डी ढिल्लो, ये तमाम नाम जो हैं बताए जा रहे हैं। ये पता चल रहा है कि इस पूरे जो हमला था, हमले के पीछे गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। अब यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि कपिल शर्मा का कैफ़े क्यों, तो कपिल शर्मा का कैफ़े किन वजहों से उसको निशाना बनाया गया। एक तो ये कि अब कपिल शर्मा कोई छोटी मोटी सेलिब्रिटी नहीं है, अब वो कोई लाफ्टर चैलेंज में आने वाली शख्सियत नहीं है, अब वो एक बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके हैं। तो आप पैटर्न यदि देखेंगे तो जो बिश्नोई गैंग है, जो बराड़ गैंग है, इसने लंबे वक्त से जिन लोगों को निशाना बनाया है, ये उस तरीके के लोग हैं जो रसूखदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं। आप चाहे बात सिद्धू मूसेवाला की करें, आप चाहे बात सलमान को धमकी देने की करें, आप चाहे बात बाबा सिद्दीकी के मर्डर की करें, आप चाहे ये कपिल शर्मा के कैफ़े पर गोली की बात करें, तो ये हमें पैटर्न दिखाता है कि ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, और अपने आप को आगे दिखाने के लिए इन्होंने इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया। पहले ये अपना दावा ठोकते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, हम ऐसा करेंगे जी, फिर अंजाम देते हैं, और अंजाम देने के बाद उसकी पूरी जवाबदारी भी लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, ऐसा इसलिए भी माना जाता है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जब सोशल मीडिया में जब खबरें आएंगी कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया, जब ये खबरें आएंगी कि ये रोहित गोदारा के लोगों ने किया, जब ये खबरें आएंगी ये गोल्डी बराड़ से जुड़े लोगों ने किया, अनमोल बिश्नोई का इसमें हाथ है, तब ये जितने भी अपराधी हैं इनको एक फेम मिलता है और खौफ पैदा होता है। बिल्कुल, कि ये गैंग किस लेवल की गैंग है, ऐसा खौफ पैदा होता है। तो फिर जब छोटे मोटे जो उद्योगपति हैं, जब उनके पास
ये इस नाम से फ़ोन पहुंचता है कि लॉरेंस का मैं बंदा बोल रहा हूं और मेरे को इतना पैसा चाहिए, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने कपिल शर्मा के यहाँ किया था, तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने बाबा सिद्दीकी का किया था। तो लोग उनको हल्के में ना लें, इसलिए ये वीडियो मैसेज जारी किए जाते हैं, इसीलिए ये सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। खैर, वो एक अलग बात है, पुलिस उसमें अपना काम कर रही है। जब एनआईए की वेबसाइट हम खोल के देखते हैं तो जो मोस्ट वांटेड, इंडियाज मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट है उसमें अनमोल बिश्नोई का नाम है। अनमोल बिश्नोई जो है वो लॉरेंस का भाई है और लॉरेंस के जो विदेशी ऑपरेशंस हैं उसमें अनमोल बिश्नोई की एक बड़ी भूमिका बताई जाती है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि लॉरेंस ने इलाके बांट रखे हैं, तो जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से जुड़े जो इलाके हैं, दिल्ली से जुड़े जो इलाके हैं, ये पूरा का पूरा इस ऑपरेशन को संभालता है गोल्डी बराड़। इसके बाद में जो रोहित गोदारा है वो दूसरी जगह ऑपरेशंस को संभालता है। इसके अलावा जो अनमोल है, जैसा मैंने बताया, वो ओवरऑल चीज़ों को हेड कर रहा होता है। तो ये जो ऑफिस में जैसे हायरार्की होती है वैसी हायरार्की उसने अपने गैंग में भी बना रखी है बिश्नोई ने। आप देखिए गैलेक्सी अपार्टमेंट वाला जो मामला था सलमान वाला, उसमें भी हमने देखा कि गोली चली, गोली गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवार पे लगी। वो सलमान को मारने के उद्देश्य से नहीं थी, वो इस उद्देश्य से थी धमकी जाए, डर पैदा हो, टेरर महसूस हो, मुंबई में नाम हो। आप अब ये देखिए, ये एक पैटर्न समझिए, सिद्धू मूसेवाला, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी और कपिल शर्मा, इसमें आपको क्या पैटर्न दिखाई देता है? इसमें पैटर्न है कि सारे के सारे लोग वो हैं जो जिनके टॉप सेलिब्रिटी हैं, जिनका मुंबई से ताल्लुक है। कहा ये जा रहा है लंबे वक्त से, इस बात को बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि डी कंपनी के खत्म होने के बाद मुंबई में एक स्पेस क्रिएट हुआ, एक वैक्यूम बना और उस वैक्यूम को भरने का काम लॉरेंस बिश्नोई करना चाहता है। मैं आप दर्शकों को बताऊं, डी कंपनी से मतलब सीधे तौर पे दाऊद गैंग से है, ये बात उसी की हो रही है। जी जी। तो दाऊद बहुत लंबे वक्त से पाकिस्तान में बताया जाता है। उसके बाद देखिए छोटा राजन को देखिए, वो जेल में है। आप देखिए अबू सलेम को, वो जेल में है। आप और तमाम जो गैंगस्टर्स हैं उसकी बात करिए, तमाम लोग जेल में हैं। 1993 के जो ब्लास्ट थे उसके बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आई। मुंबई पुलिस ने 500 से ज़्यादा एनकाउंटर किए। एक टाइम पे मतलब उसको लेकर तमाम मूवीज़ भी बनी। अब तक 56 टाइप की जो मूवीज़ थी वो तमाम मूवीज़ बनी। इस तरह की मूवीज़ का उस टाइम तो बहुत सारे एनकाउंटर हुए, सच्चे हुए, झूठे हुए, वो जांच का विषय है, चर्चा का विषय है, बहस का विषय है, वो अलग बात है, लेकिन एनकाउंटर हुए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मुंबई में अपराध पर काफ़ी हद तक लगाम लगी। अब देखिए, आखिरी मैं कहूँ कि किसी गैंग ने किसी की जान ली मुंबई में, तो मुझे जेडे हत्याकांड मुझे ध्यान आता है कि एक पत्रकार जो जेडे हैं उनको कत्ल कर दिया गया। वो एक मामला ज़रूर ध्यान में आता है। तो मुंबई में अपराध की जो जड़ें हैं उसको जमाने का काम लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पिछले लंबे वक्त से करता आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, आप इसको इस तरीके से समझिए, जब हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं तो वो अपने आप को एक तरीके से एक समुदाय का गैंगस्टर बताने का बार बार प्रयास करता है। आपको ध्यान होगा जब 1993 के ब्लास्ट हुए थे तब छोटा राजन ने अपनी छवि ये दिखाई थी कि मैं राष्ट्रवादी गैंगस्टर हूँ, और जो दाऊद इब्राहिम है ये राष्ट्रवादी गैंगस्टर नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी गैंगस्टर है। तो ये बुरा होता है, अच्छा क्या और मतलब वो क्या। तो मतलब ये एक डायलॉग है किसी मूवी का कि जब आपको अच्छा और बुरे में से चुनना हो तो आप अच्छा चुन सकते हैं, लेकिन जब दो बुरे लोगों में से चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। तो ये तकरीबन उसी तरीके का मामला था। अब यहाँ पर जब हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई भी उसी कथित राष्ट्रवाद का सहारा लेते हुए हमें दिखाई पड़ता है। इसके गैंग के जो गुर्गे हैं, जब वो वीडियो मैसेज जारी करते हैं तो उसमें जानबूझकर एक धर्म विशेष के प्रति उनका झुकाव दिखाई देता है और वो धार्मिक नारा लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए किया जा रहा है। नैरेटिव है एक तरह का। बिल्कुल। अब आप देखिए कि जब हम ये मानते हैं कि भाई कपिल शर्मा ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं, तो कपिल शर्मा ने बहुत कम वक्त में एक बड़ी पहचान बनाई। कपिल शर्मा
ने कनाडा के अंदर अपना कैफे खोला, अगर कपिल शर्मा इनकी धमकियों में झुकते हुए दिखाई देते हैं तो वहाँ 3 चीज़ें साधी जा सकती हैं। पहली चीज़, कनाडा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे इनकी पकड़ बनेगी। दूसरा, कपिल शर्मा का ताल्लुक पंजाब से है, दिल्ली से है, वहाँ पर वो एक बड़ा नाम बनेंगे ये जो अपराधी हैं। तीसरा, मुंबई को साधने के लिए, जैसे मैंने बताया कि पहले से वो लंबे वक्त से लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ ये कि अगर कपिल शर्मा से एक्सटॉर्शन की रकम आपने निकाल ली तो आप मानिए कि कपिल शर्मा जैसे फिर तमाम ऐसे सेलिब्रिटी को आप अगर तोड़ देते हो, हाँ, तो उसके नीचे का हिस्सा तो आपकी लाइन लगा खड़ा हो जाएगा, आप ये मान के चलेगा बिल्कुल कि ठीक है, पैसे देते हैं भाई, हाँ, जान बचानी है तो पैसा देना पड़ेगा, और वो कोर्ट कर सकता है। बिल्कुल, कपिल शर्मा से भी हम ले रहे हैं, आप भी दीजिए इस तरह का। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि ये जो एक्सटॉर्शन मनी है, रंगदारी है, ये मांगने के पीछे के देखिए, रंगदारी हर जगह मांगी जाती है। रंगदारी मैं कहूँ कि नोएडा जैसे शहरों में भी मांगी जाती है, बुलंदशहर जैसे, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में भी मांगी जाती है। रंगदारी लखनऊ और कानपुर में भी मांगी जाती है। और मुझे लगता है कि कोई शहर बचा होगा जहाँ के जो अपराधी हैं वो वहाँ के व्यापारियों से अलग अलग होता है, रंगदारी ना मांगते हों। ये एक अलग बात है कि अब पुलिस अब पहले की तरह नहीं है, पुलिस का जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत बदलाव आया है। और दूसरी बात ये कि अब चीज़ें बहुत हाई टेक हो गई हैं। अब ये सब उतना आसान नहीं है कि आप आएंगे, गोली चलाएंगे, किसी को गोली मारेंगे और आप भाग जाएंगे और आप बच जाएंगे। अब एनकाउंटर भी होता है। आप देखिए कि अब क्या कहते हैं, पुलिस की कहीं जीप भी पलट जाती है, हाँ, और अब जो है ऑपरेशन लंगड़ा भी होता है, मारे भी जाते हैं। बिल्कुल। तो कई चीजें होती हैं जो पहले शायद नहीं हो रही थी, या हो रही थी तो उनका कोई दूसरा स्वरूप था, लेकिन अब पुलिस के पास कई तरीके की तकनीकें भी हैं। CDR पुलिस निकाल लेती है, पुलिस मोबाइल की लोकेशन पता कर लेती है। एक जो बड़ी चीज़ है लॉरेंस गिरोह के बारे में, अब हमें मुझे लगता है कि जिस वक्त पे हम बैठे हैं यहाँ पे हमें लॉरेंस गिरोह के बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, उसमें मैं ये भी चाहूँगा वरुण, आप ये भी बताएं कि जब व्यक्ति लंबे समय से जेल में सलाखों के पीछे बंद है, वो सारे ऑपरेशन अपनी तय योजना के हिसाब से कैसे कर रहा है वो? जी देखिए, जब हम लॉरेंस की बात करते हैं तो लॉरेंस के 2 नाम मीडिया में आए हुए हैं कि ये 2 नाम लॉरेंस के हैं, जिसमें से ये पता चलता है कि लॉरेंस जो है वो फजलिका का रहने वाला है, और लॉरेंस पंजाब के फजलिका का रहने वाला है। इसका नाम सतविंदर बताया जाता है, या बताया जाता है इसका नाम बालकरन बरार उर्फ बल्लू। 2 इसके नाम बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक हेनरी लॉरेंस नाम के एक प्रशासनिक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, जो पंजाब में किसी ज़माने में उनकी पोस्टिंग थी। तो वहाँ से ये लॉरेंस नाम निकला। और जब सलमान खान ने 1998 में उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे कि उन्होंने काला हिरन का शिकार किया है, उसके बाद लॉरेंस ने अपने नाम के पीछे बिश्नोई जोड़ लिया, क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी सलमान खान से बहुत नाराज़ हो गई थी। लॉरेंस ने ये नाम अपने पीछे जोड़ा बिश्नोई, और लॉरेंस बिश्नोई बनके उसने सलमान को धमकी देना चालू कर दिया। जब हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं तब हमें पता चलता है वो 1992 या 93 में पैदा हुआ है। बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसकी उम्र 31-32 साल है। फजलिका में गांव है धतरावली, हाँ, वहाँ का रहने वाला है। और पुलिस रिकॉर्ड 2 मतलब मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बताया जा रहा है या तो उसका नाम जो है सतविंदर सिंह है, या फिर उसका नाम जो है बालकरन बरार है। और जो उसके फादर हैं, उसके फादर का नाम लविंदर सिंह बताया गया है, और लविंदर सिंह पुलिस में किसी ज़माने में काम किया करते थे। हरियाणा पुलिस के वो सिपाही थे। 1992 में जो ये है आपका पैदा होता है, इसी दौर में उनकी नौकरी लगती है हरियाणा पुलिस में, और 5-7 साल के बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। वो रिटायर हो गए अपनी मर्जी से, और उसके बाद वो खेतीबाड़ी के काम में लग गए। ज़मीन जायदाद की उनके पास कमी नहीं है। 2 भाई हैं, अनमोल और लॉरेंस। तो अब ये जो है इसने पंजाब के अबोहर से 12वीं की पढ़ाई की। उसके बाद ये पहुंच गया 2010 में चंडीगढ़, DAV कॉलेज में इसने दाखिला ले लिया। छात्र राजनीति में इसने प्रवेश कर दिया। जब ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया तो इसे समझ में आया कि यहाँ पर हाथ जोड़ने और पैर छूने से काम बनता है। तो इसने एक चीज़ सीखी कि कोई भी मिले, कोई भी रसूखदार मिले, अपने बराबर का मिले, अपने से छोटा मिले, उसके हाथ जोड़ने हैं, उसके पैर छूने हैं। तो ये आदत उसको वहीं से मिल गई, लॉरेंस को। इसके बाद में
यहीं उसकी मुलाकात हुई गोल्डी बराड़ से। गोल्डी बराड़ अब आज की तारीख में विदेश में रहता है, भारत का मोस्ट वांटेड है और बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। बिश्नोई का खास आदमी है। अगर मैं कहूं अनमोल के बाद दूसरा कोई व्यक्ति है तो वो गोल्डी बराड़ है। तो लॉरेंस जो है 2011-12 में पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संगठन का नेता भी बना। रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि बिश्नोई समुदाय से इसका कोई दूर का नाता था पहले से, और उसके बाद में जैसे ही सलमान वाला इंसिडेंट हुआ तो इसने अपने नाम के पीछे से बराड़ हटाया और बिश्नोई जोड़ लिया। पहला जब हम केस देखते हैं तो ये जब राजनीति में हार गया, जब पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ नहीं पाया तो इसने मारपीट का सहारा लिया। और राजनीति मतलब जब छात्र राजनीति, जी बिल्कुल। तो फिर इसने एक छात्र नेता पर गोलियां चला दी। वहीं पर पहली बार इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। 2014 में इसको गिरफ्तार किया जाता है, भरतपुर जेल भेजा जाता है। क्या उम्र रही होगी इस समय इसकी? देखिए 1998 में यदि ये पैदा हुआ है तो आप समझिए कि 2011-12 में क्या ही भला उम्र रही होगी। 20-22 साल का लड़का रहा। 20-22 साल की उम्र में पहली एफआईआर। हाँ, उसके बाद में 2014 में जब इसको गिरफ्तार किया गया, इसको गिरफ्तार करके पंजाब ले जा रहे थे, मोहाली ले जा रहे थे, वहां से ये पुलिस हिरासत से फरार हो जाता है। 2016 में ये फिर गिरफ्तार होता है। 2021 में इसके खिलाफ मकोका की कार्रवाई की जाती है और इसको तिहाड़ जेल में इसको बंद कर दिया जाता है। उससे पहले पंजाब की भटिंडा जेल में इसको रखा जाता है। 2022 में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में इसका नाम आता है। अभी तक किसी मर्डर केस में सीधे तौर पर इसका नाम नहीं था, नहीं आता है, अभी तक भी नहीं है। अभी तक नहीं है। और ये खुद किसी को इसने गोली नहीं मारी अभी तक, ये अभी तक नहीं है। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब कहा यह जाता है कि इसके गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं। ये रिकॉर्ड बताते हैं पुलिस के रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि ये जो यूपी बिहार के लड़के हैं, जो गरीब घरों के लड़के हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, जेलों के भीतर उनसे संपर्क करना, उनको अपने लिए हायर करना, उनसे काम कराना और उसके बाद उनको पैसा देके उनको गायब कर देना। तो ये एक इनकी काम करने का तरीका है। देखिए सिस्टम है मतलब। हाँ, अब देखिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा गैंग है जिसको बोलते हैं काला जठेड़ी गैंग। काला जठेड़ी गैंग जुड़ा हुआ है बिश्नोई गैंग से। जब हम बात करते हैं रोहित गोदारा गैंग की, वो गैंग जुड़ा हुआ है बिश्नोई गैंग से। जब हम बात करते हैं बराड़ के गैंग की, तो बीच में ये भी खैर खबरें आई थी बराड़ और लॉरेंस अलग अलग हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। बराड़ गैंग जुड़ा हुआ है बिश्नोई गैंग से। तो ये जितने भी आसपास के जितने बड़े गैंग हैं, हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे गैंग जो है वो अंततः जाकर जुड़ जा रहे हैं बिश्नोई गैंग से, लॉरेंस गैंग से। तो लॉरेंस एक तरीके से देखा जाए तो एक सिरमौर बन के जेल के भीतर बैठा हुआ है। जेल के भीतर क्या मोबाइल उसके पास में है, क्या वो जेल के भीतर से किस तरह अपने कारोबार को ऑपरेट कर रहा है, लंबे वक्त से वो साबरमती जेल के अंदर है, गुजरात में है। 2024 तक ये स्थिति थी कि अगर कोई भी पुलिस, किसी भी प्रकार के राज्य की पुलिस, अगर उसे कोई पूछताछ करनी है तो वो उसे लेके नहीं आएगी अपने यहाँ, वो जाएगी और साबरमती जेल में ही उससे पूछताछ करेगी। अब ये भी पता चला है, उस आदेश को खैर बढ़ा दिया गया है। लॉरेंस जो है एक कैटेगरी का गैंगस्टर है। अब आप ये देखिए कि 2022 की हम बात करते हैं तो गुजरात में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ड्रग तस्करी के मुकदमे में इसको नामजद किया था। पाकिस्तानी ड्रग्स के मामले में इसका नाम आया था। इसके जो गैंग के गुर्गे हैं, जो इसके लोग हैं, बताया जाता है कि वो कई जगहों से हथियार खरीदते हैं। इधर मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ से हथियार खरीदे जाते हैं। इधर बिहार में मुंगेर वगैरह से हथियार खरीदे जाते हैं। इधर पता चलता है कि पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए जो अमूमन हम खबरें देखते हैं कि हथियार आते हैं और वो सीमा पे गिरा के चले जाते हैं, वहाँ से इनके जो गुर्गे हैं वो हथियार लेते हैं। तो कई जगहों से, अलग अलग जगहों से हथियार लेना, चीज़ों को ऑपरेट करने का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिश्नोई गैंग को एक बड़ा गैंग बना देती हैं। तो ये इसमें देखिए कनाडा मैंने आपको बताया, भारत का मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों उसकी इच्छा है कि वो मुंबई पे राज करे, क्यों उसकी इच्छा है कि वो डी गैंग के बाद सबसे, देखिए भारत में
जब हम जिस जनरेशन के हैं, हमने सबसे बड़े अपराधी का नाम जो सुना है वो है दाऊद इब्राहिम। बिल्कुल ठीक है, मतलब बात अलग अलग गैंगस्टर्स की होती रहती है, बात कभी हम कहें कि दाऊद से पहले वालों की होती है, दाऊद के बाद वालों की होती है, छोटा राजन की होती है, अबू सलीम की होती है, सुल्तान मिर्जा टाइप बातें होती है। लेकिन अंत में हम ये मान लेते हैं कि दाऊद से बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं था। दाऊद ने जिस पैमाने पे अपने काम को ऑर्गेनाइज किया, जिस पैमाने पे उसने हिंसा की, जिस पैमाने पे उसने दहशत फैलाई, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जितने भी गैंगस्टर थे उससे पहले उसके बाद, ऐसा कहते हैं कि वो थोड़ा उसूल वाले गैंगस्टर थे। बहुत मूवीज़ में दिखाया भी गया है, कई ऐसी चर्चाएं भी हैं। रॉबिन हुड छवि जो है उन लोगों की रही है। कुछ ने तो मतलब बताया जाता है सिनेमा से उनको बहुत प्रेम था, कुछ के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मूवीज़ में पैसा भी लगाया था, कुछ के बारे में बताया जाता है उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। लेकिन दाऊद ने कोई दूसरे उसके कोई शौक नहीं थे, उसका एक ही शौक था बदमाश बनना। उसने वो किया, आज की तारीख में वो पाकिस्तान में है। जब हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई को माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, अपने गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर रॉबिन हुड जैसी छवि रखता है, अपने लड़कों को बचाने वाली जो छवि है उसकी वो जेल में बताई जाती है। और ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, मैं सारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवालों से बातें कर रहा हूँ, जो अलग अलग जगहों पे उसके बारे में जो रिपोर्ट्स छपी हुई हैं उनके हवाले से मैं ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने दर्शकों को दे रहा हूँ। तो अब लॉरेंस जो है वो जेल में है और जेल के भीतर से वो अपने कारोबार को ऑपरेट कर रहा है। न केवल ऑपरेट कर रहा है बल्कि पिछले दिनों एक बहुत चर्चा का विषय बना, जेल में उसने इंटरव्यू दिया और उसको लेकर तमाम तरीके की जांच भी हो रही है कि उसने जेल में दिया, जेल के बाहर दिया, वगैरह वगैरह। एक न्यूज़ चैनल पे वो इंटरव्यू चला और उसके बाद बिल्कुल एकदम हंगामा मच गया कि जेल में बंद शख्स का इंटरव्यू कैसे हो सकता है। तमाम जांच हो रही है। जेल में उसके पास मोबाइल है कि नहीं है वो अलग जांच का विषय है, जेल से वो कैसे अपना धंधा चला रहा है वो अलग जांच का विषय है, उसके पास अभी कौन से साधन हैं, कौन लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो जांच का विषय है। लेकिन हाँ, इसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई की ना तो उसका डर कम हुआ ना उसका भय कम हुआ, बल्कि बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और लॉरेंस वो अब नाम बन गया है जो धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता है, डी कंपनी की जगह लेना चाहता है। और शायद यही कारण है कि वो एक के बाद एक सेलिब्रिटीज़ को अपना निशाना बना रहा है। मैं दर्शकों से 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरी बात ये कि अगर केवल सलमान से लड़ाई थी और केवल लड़ाई इस चीज़ की थी कि हिरण क्यों मार दिए, अब ये लड़ाई आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई यहाँ पहुँच गई है कि जहाँ पर वो क्या कहते हैं, जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे कि बुरा क्या होता है, अगर बुरे में से 2 बुरे में से 1 बुरा चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? अब ये लड़ाई वहां पहुंच गई है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ में कमेंट करके आप ये भी बताएं, अगर लॉरेंस से जुड़ा, काला जठेड़ी से जुड़ा अगर कोई सवाल आपके जहन में हो, अगर आप किसी और गैंग के बारे में हमसे जानकारी करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टिप्पणी करें। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके उस टिप्पणी के आधार पर हम अपना टॉपिक चूज करें और आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आएँ। बिल्कुल, तो हमने आपको वो तमाम जानकारियाँ दी जो कपिल शर्मा पे हालिया में हुए जो अटैक हुआ उनके कैफ़े के ऊपर, उस पर हमने आपको बताया कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में उसका नाम आया। हमने आपको ये भी बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार अपने किस तरह से टारगेट कर रही है लोगों को और क्या उनका स्ट्रक्चर है, वरुण ने वो भी आपको बखूबी समझाया। इवन हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे वो जो बिश्नोई है, लॉरेंस है जैसा उसका नाम लॉरेंस कैसे पड़ा, और कैसे एक छात्र राजनीति से निकला हुआ शख्स इस समय देश का मोस्ट वांटेड कहा जाए कि जो गैंग का सरगना बना हुआ है। हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ में। आप कमेंट करके हमें बताते रहिए और जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।